Okay. Now today we are going to learn going to solve some numerical from the impulse from the same chapter, that is laws of motion. Impulse क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इम्पल्स कहा जाता है और उसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम. तो ये सब डेटा हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फ्रॉम नीड एंड JEE, दैट इज़ वी विल स्टार्ट फ्रॉम CW54. While we catch the cricket ball, we catch it at the front and make the hands move with the ball backward. Why is that? देखो क्या है कि जब भी हम क्रिकेट बॉल को कभी कैच करते हैं, जब भी बॉल ऊपर जाता है, जब उसको हम कैच करते हैं तो हमारी जो एक्शन या रिएक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती. हम क्या करते हैं, जब जो बॉल हमारे हाथ में आता है तो हमारे हाथ जो है हम पीछे खींच लेते हैं. व्हाई इज़ दैट? ऐसा हम क्यों करते हैं? सो इसके पीछे रीज़न है इम्पल्स. देखो क्या होता है, उसके रीजन्स यहाँ पे दिए हैं, उसी रीज़न थ्रू हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे. टू रिड्यूस द इम्पल्स, क्या हम इम्पल्स को रिड्यूस करते हैं? द आंसर इज़ नो, हम इम्पल्स को रिड्यूस नहीं करते. मैं आपको इम्पल्स की डेफिनेशन बताता हूँ. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. ओके, तो टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन फोर्स. तो क्या हम इम्पल्स रिड्यूस करते हैं? नहीं, इम्पल्स को हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इम्पल्स है वो किसका मल्टीप्लिकेशन है? फोर्स इनटू टाइम. देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इम्पल्स अपॉन फोर्स. तो हम ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा, टू रिड्यूस द इम्पल्स. हम इम्पल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते. ओके. सेकंड, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट देयर बाय इंक्रीज द फोर्स. अब ये ऑप्शन जो है ये भी गलत है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं. टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इम्पल्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए थे, उसमें ये भी था और इसका आंसर मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी मैं बताऊँगा. तो क्या टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या हम जो रिएक्शन ऐसी हमारी होती है जब हम बॉल को पकड़ने के बाद पीछे खींच लेते हैं, दैट बैकवर्ड मोशन इज ड्यू टू, क्या हम उस वहाँ पे टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं? आंसर इज यस. हम वहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है ना बॉल और हमारे हाथ का, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं. क्योंकि अगर कम टाइम रहेगा, मतलब अगर हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, मतलब अगर हम हमारे हाथ पीछे नहीं लेंगे तो जो भी मोमेंटम उस बॉल के पास है पूरे तरीके से हमारे हाथ पे बदल जाएगा. उसका जो भी मोमेंटम होगा वो सडनली हमारे हाथ में आके उसका पूरा मोमेंटम का जो भी कोलिजन है वो हमारे हाथ के ऊपर होगा, वो इंजर्ड भी हो सकता है. ओके. तो टाइम तो हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन टाइम इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज नहीं होता. तो ये फॉर्मूला मैंने बेसिकली उसी के लिए लिखा है कि अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो इसका रिलेशन देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, तो फोर्स डिवाइड है. इसका मतलब अगर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बस इसके साथ ही आपको जाना है. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है, लेकिन उससे ये जो है दूसरा है ये गलत है. टू इंक्रीज द इम्पल्स, मैंने पहले कहा कि इम्पल्स जो है उसको तो हम रिड्यूस या इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं कर सकते. चौथा ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बाय डिक्रीज द फोर्स. ये परफेक्ट है. टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जब इंक्रीज होगा तब जो फोर्स हमारे हाथ के ऊपर लगेगा ड्यू टू दैट बॉल, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये जो क्वेश्चन है CW56 और वही क्वेश्चन JEE में भी है 55 नंबर पे. ओके, यही क्वेश्चन कहाँ पे है? 55 नंबर पे. ये और ये क्वेश्चन सेम है. अ स्मॉल स्पेयर ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी u बार इज इक्वल टू 4 i cap minus 7 j cap collides with a smooth wall and returns with the velocity v bar is equal to minus i cap plus 3 j cap. The magnitude of impulse received by the ball is, यहाँ पे भी हमें क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछा है. तो अगेन यहाँ से भी हम शुरुआत क्या करेंगे कि हमें क्या दिया है? तो मास दिया है m इज इक्वल टू 2 kg. उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है बिफोर कोलिजन 4 i cap माइनस 7 j cap, और फाइनल वेलोसिटी दी है हमें आफ्टर कोलिजन v बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप. तो ये हाँ सब डेटा हमारे पास है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स? तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? j बार इज इक्वल टू, j बार इम्पल्स का सिंबल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में मैं वो भी लिखता हूँ कि pf माइनस pi.
दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी। तो यहाँ पे जे बार इज इक्वल टू, अगर मैं इस फॉर्मूला के साथ जाऊँ, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल उसका मोमेंटम क्या था m इंटू वी, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी v बार है, माइनस इनिशियल, और मास तो सेम रहेगा दोनों ही केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू विच वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u बार। तो यहाँ पे मास कॉमन आ जाएगा, तो v बार माइनस u बार। ओके, सो j बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सब वैल्यूज पुट करो, मास की वैल्यू पुट करो 2, v बार की वैल्यू पुट करो क्या है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, माइनस u की वैल्यू पुट करो, लेकिन जब मैं u की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस से वो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7j कैप। तो यहाँ पे आंसर आएगा, अब ये आई कैप में से आई कैप को घटाओ, जे कैप में से जे कैप को घटाओ, तो ये आंसर क्या आएगा, फिर यहाँ पे कौन आई कैप है, तो ये माइनस आई कैप माइनस 4 आई कैप बन जाएगा माइनस 5 आई कैप, और ये 7 + 3 बन जाएगा 10 जे कैप। तो ये मुझे जे बार मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, इस तरीके से ये हो गया। ओके ओके, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है ना वो इस तरीके से ही आएगा थोड़ा सा। अब हमें क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर हमारे पास वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो जे बार का मैग्नीट्यूड होगा, 10 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका ये जो नंबर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो अंडर रूट में नहीं आएगा, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है हमें पता है, a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा, या फिर p² + q² + ट्वाइस pq cos थीटा। तो यहाँ पे ये इसका कोएफिशिएंट कौन है 1, तो -1², ओके, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 + 2²। वो 2p cos थीटा वगैरह क्यों नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि i और j ये जो दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और cos 90 होता है 0, तो ये वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो 10 √ 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी हमेशा +1 होता है, प्लस 2 × 2 2² = 4, देयरफॉर द आंसर विल बी 10 √ 5। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, इन अदर वर्ड दैट इज इम्पल्स, इज इक्वल टू 10 √ 5, उसका यूनिट भी हम लिख सकते हैं kg/s, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 58 फ्रॉम CW, दैट इज फ्रॉम NEET। An impulse j is given to a body, changes its velocity from v1 to v2. The increase in kinetic energy of the body is given by, तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। तो हमें यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डेल्टा के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे ही लिखते हैं हम, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी 1/2 mv², वी कैन से v², ओके। और यहाँ पे हमें v1 और v2 दिया है, तो यहाँ पे मैं v2 इस्तेमाल करूँगा। मैं वैसे u और v इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन हमें एग्जाम्पल में v1 और v2 के फॉर्म में पूछा है, तो हमें उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, -1/2 mv1²। मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ओके। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 1/2 mv2² माइनस v1², ये कॉमन निकलेगा, और ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब यहाँ पे 1/2 m, ये किसका एक्सपांशन है, ये सबको पता है, ये किसका एक्सपांशन है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है इन अलजेब्रा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा v2 माइनस v1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ v2 प्लस v1, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके ऊपर मैं वेक्टर के साइन भी लगा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मास, अब ये जो क्वांटिटी है 1/2, अब इसके बारे में सोचो, ये हमारा जो ध्यान है वो ऑप्शन के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू जो ऑप्शन है उसके ही लाइन में हमें जाना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देख लो, ये जो पार्ट है इसको, ये क्या है, अगर मैं m2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस ब्रैकेट को, तो ये क्या आ जाएगा, mv2 माइनस mv1, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, mv2 को मैं लिखूंगा यहाँ पे pf, दैट इज फाइनल मोमेंटम, माइनस mv1 को मैं लिखूंगा pi, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, इनटू इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ v2 बार प्लस v1 बार। ओके, अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस करूंगा इम्पल्स से, देयरफॉर ये आएगा 1/2 j इंटू v2 बार प्लस v1 बार, और वी कैन से, आपने अगर यहाँ पे बार का भी इस्तेमाल नहीं किया तो भी चलेगा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी आप उसको निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिख रहा है, कितने नंबर का ऑप्शन है ये, आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर, हाँ ये v2 प्लस v1 एंड v1 प्लस v2, इट डजेंट मैटर। ओके, सो इट्स ऑप्शन नंबर 2। Now here two examples are similar, that is 59 from CW and 54 from exercise number 1. So a force time graph for a motion of a body is as shown in figure. Change in linear momentum between 0 and 6 seconds is. तो यहाँ पे मोशन फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दिया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी हमने ऐसा एक एग्जांपल सॉल्व किया था जहाँ पे हमने फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ को पढ़ा था, और उसको हमने किस बेसिस पे सॉल्व किया था, एरिया अंडर द कर्व। मतलब फोर्स और टाइम का जो एरिया है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, और यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है, 0 से लेकर 6 तक। देखो क्या चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 6, और मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स एंड टाइम ग्राफ, then automatically I am finding what, change in linear momentum और change in linear और change in simply momentum। तो अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया को, दोनों एरिया को अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे वो चेंज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन ऑफ एफ बार, जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, लेकिन स्टेटमेंट वाला, फॉर्मूला नहीं, स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा है, the rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the force applied. So F bar is equal to rate of change of linear momentum. तो इस फॉर्मूला की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये अगर डेरिवेटिव है मोमेंटम, तो अगर मैं इस डेरिवेटिव को हटा के यहाँ पे लाऊँ तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। देयरफॉर द आंसर विल बी dp बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f बार इंटू dt। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर मोमेंटम। हम पहले भी ऐसा, ये जो मैथमेटिकल स्टेप है इसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो लीनियर मोमेंटम तो ये है, तो इसको अकेला रखना पड़ेगा। तो ये अगर डेरिवेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव मैं अगर निकाल लेता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक अपोजिट प्रोसेस होती है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे dp बार। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। हियर इंटीग्रेशन ऑफ f बार dt इज एरिया अंडर द कर्व। ये जो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, देखो ना, फोर्स इनटू टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इज अ एरिया अंडर द कर्व। ये क्या आ जाएगा, इज द एरिया अंडर द कर्व, फोर्स वर्सेस टाइम कर्व या कर्व।
between the time interval T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 0, हमें T2 और T1 दोनों भी यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर उनको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे dp बार फ्रॉम 0 to 6 दैट इज T1 इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज इक्वल टू 6 दिया है हमें, ये पूछा, ये देखो 0 to 6 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन भी हमें वैसे ही लेना पड़ेगा 0 to 6 f बार डॉट और f बार इंटू dt, इस तरीके से हमको उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हम अलजेब्रिक सम की तरह इस एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे। हम किस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे, अलजेब्रिक सम के बेसिस पे इस एरिया को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, ये जो 0 to 6 है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 0 to 2 और 2 से लेकर 6 तक। तो पहले 0 to 2 का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो 0 to 2 का एरिया यहाँ पे क्या आएगा, 0 to 2 का एरिया यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 0 to 2 का एरिया यहाँ पे आएगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रीथ ना। तो ये लेंथ मतलब, या इसको ब्रीथ बोलो, जो भी बोलना है बोलो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक क्या होगा f और दूसरा क्या होगा टाइम, तो दैट इज फोर्स वर्सेस टाइम। तो ये इसको अगर लेना है तो ये माइनस है, तो मुझे यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा, इनटू इसका टाइम कितना है, तो ये x एक्सिस पे है तो इसको 2 लेना पड़ेगा। ओके ओके, आगे प्लस करूंगा ना मैं इस एरिया को, और इस एरिया को क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। अब यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 इनटू टाइम मतलब 2 से लेकर 6 तक मतलब कितना, 6 माइनस 2 मतलब कितनी, 4। तो यहाँ पे आंसर बेसिकली आएगा -2 इंटू 2 -4 और ये +4, दैट विल बी द 0। क्या 0 ऑप्शन हमारे पास है, यस वी हैव द 0 ऑप्शन। देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, 0। Next example is example number 61 from JEE, that means from exercise number 1st, from the laws of motion. A ball of mass 0.2 kg strikes an obstacle and move at 60 degree to its original direction. If the speed is also changes from 20 meter per second to 10 meter per second, the magnitude of the impulse received by the ball is, तो ये impulse का न्यूमेरिकल है। हमें पता है इम्पल्स की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। सो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि एक बॉल है जिसका मास दिया है 0.2 kg और वो u1 इतनी वेलोसिटी, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन बदल गई उस ऑब्स्टेकल की वजह से, और ऐसे जाएगा। ओके तो उसके पास जब वो ऐसे जाएगा तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। इस वेलोसिटी के साथ जो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा तो वो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के रूल अप्लाई करके हमें ये कंपोनेंट मिला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस v1 cos 60 v1 sin 60, और ये 60 दिया है। टकराने के बाद वो कितना एंगल उसने उसकी डायरेक्शन बदल दी, वो यहाँ पे दी। तो यहाँ पे दो बेसिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक है बिफोर कोलिजन क्या है और आफ्टर कोलिजन क्या है। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स the momentum before collision is always equal to momentum after collision. कोलिजन से पहले उस बॉडी का मोमेंटम एंड कोलिजन के बाद उस बॉडी का मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें सेम होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी सी देर भी लगेगी। तो पहले हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात करेंगे।
ओके उसमें हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों निकालेंगे ओनली फॉर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन, पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास m है, तो ये हमें मिल गया 4 kg। ओके ये कैलकुलेशन है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है v1 cos 60 और मास तो उसका बदलने वाला है नहीं, मास तो उतना ही रहेगा उसका। तो यहाँ पे बन गया 0.2 इंटू कॉस v1 है 10 और cos 60 आता है 1/2, तो ये बन गया 1 kg। तो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही उसका मोमेंटम कितना बदला, तो एक्स पी एक्स, उसको हम पी एक्स बोलेंगे मोमेंटम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे आ गया 3। सिमिलरली अलॉन्ग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वही सारे पैरामीटर्स है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन तो उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था क्योंकि वो तो सीधे जा रहा था, हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा था। वाई कंपोनेंट तो कब पिक्चर में आया, जब कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे u 0 है या वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। अब दूसरी केस में आफ्टर कोलिजन क्या है कि उसके पास कितनी वर्टिकल वेलोसिटी है, v1 sin थीटा। ओके तो फाइनल क्या आएगा फिर, मोमेंटम की डेफिनेशन मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू v1 sin 60, तो 0.2 इंटू 10 sin 60 होता है √3/2, देयरफॉर p ऑफ दैट इज फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन अलोंग y एक्सिस इज √3। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस का मोमेंटम कितना चेंज हुआ फिर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल तो 0 था, तो √3। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, अगर दो डायरेक्शन में बात करें तो हमने यहाँ तक क्या सिंगल डायरेक्शन के ही न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें मोमेंटम की, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वाई माइनस मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, और चाहे आप पी वाई माइनस पी एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं करता, अगर वो माइनस भी आता है तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लस के साथ सॉल्व कर चुके हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें वहाँ पे हमने रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाले थे, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, ये सबको समझ में आ गया होगा, और इधर माइनस है इसलिए मैंने इधर भी माइनस ले लिया, लेकिन ये अल्टीमेटली 0 होने वाला है क्योंकि cos 90, अब ये cos 90 कौन सा है, ये 60 मत लो यहाँ पे, ये cos 90 क्या होता है, एंगल बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई। पी एक्स क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पी वाई क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90, तो cos 90 0 होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 9 प्लस 3 अंडर रूट 12, एंड द आंसर विल बी 2 √3 न्यूटन सेकंड।